अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज की इस वीडियो के अंदर जो हमारे न्यू मॉडल पेपर्स आए हैं फॉर 2023 एग्जामिनेशन, उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि जो इस साल जिस पैटर्न के ऊपर हमारा क्वेश्चन पेपर होगा एसएससी पार्ट 1 का क्लास 9 का, वो पैटर्न ये आपके सामने लिखा हुआ है। एसएससी एनुअल एग्जामिनेशन में आपको मिलेगा कि पैटर्न जो है एमसीक्यूज़ हैं सबसे पहले, और एमसीक्यूज़ जो है वो 20% होंगे। आपके जो भी पेपर है, चाहे कोई सा भी पेपर हो, उसमें जो है वो 20% एमसीक्यूज़ होंगे और थोड़ा बहुत एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। और जो शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस हैं वो 40% होंगे आपके टोटल मार्क्स का। और इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो बेसिकली 40% होंगे आपके सिलेबस का। ठीक है ना। तो एक बात तो आप जहन में बिठा के रख लीजिए कि जो अगर हम पेपर पैटर्न की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक्चुअली क्लास 9 के बारे में बता रहा हूँ। जो हमारे पास पैटर्न है क्लास 9 के फ़िज़िक्स का, उसको लिख भी लेते हैं अलग से ताकि आपको जो है वो याद भी रह जाए। तो इसका मतलब हमारा जो पेपर होने वाला है, देखो जो हमारे टोटल मार्क्स होते हैं ना फ़िज़िक्स के, टोटल मार्क्स वो होते हैं 60। ठीक है ना। टोटल 60 मार्क्स का पेपर होता है हमारा क्लास 9 के फ़िज़िक्स का। अब इसके लिहाज से जो डिवीज़न की गई है हमारे पेपर के, तो हमारा पेपर जो है वो 3 सेक्शन पे मुश्तमिल होगा। सबसे पहले आएगा सेक्शन ए, और सेक्शन ए जैसे कि मैंने आपको बताया ये क्या होंगे, ये होंगे एमसीक्यूज़। ठीक है जी। अच्छा, एमसीक्यूज़ कितने हैं तो याद रखिए, टोटल जो है वो एमसीक्यूज़ कितने हैं हमारे पास, टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे। टोटल क्वेश्चंस हैं हमारे पास 12, और हर एक जो है क्वेश्चन, हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का है। तो एक के हिसाब से टोटल 12 एमसीक्यूज़ के हो जाएंगे 12 मार्क्स। ठीक है जी। तो हमारा जो सेक्शन ए होगा एमसीक्यूज़ का, जो कि ऑलमोस्ट 20% है, वो बेसिकली कितना होगा, वो होगा 12 मार्क्स का। 2 मार्क्स ज़्यादा है, देख लिया जाए तो थोड़ा बहुत, अच्छा सॉरी 60 के लिहाज से 12 मार्क्स बनते हैं। और इसी तरीके से अगर हम देखते हैं सेक्शन बी को, तो सेक्शन बी जो कि मैंने आपको बताया शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस हैं। अच्छा, पहले जो पैटर्न होता था उस पैटर्न के अंदर न्यूमेरिकल और शॉर्ट क्वेश्चंस अलग अलग होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर आप देखेंगे हमारे शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन के, निकाल लेता हूँ मैं पेपर ताकि उसको देख भी लोगे तो लिखना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यह है हमारा पेपर पैटर्न ना। 3 घंटे का हमें टाइम मिलता है। यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया 12 एमसीक्यूज़ हैं और हर एक का 1 नंबर है, तो टोटल 12 मार्क्स हो जाएंगे। यहाँ पर जो अभी किया गया है ना सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन में, टोटल हमें 8 सवाल हैं जो कि हमें अटैम्प्ट करने हैं, और हर एक के 3 नंबर हैं, तो 3 8 24 हो जाएगा। अच्छा, जो हमें अटैम्प्ट करने हैं ना 8 सवाल, टोटल सवाल यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं 12 सवाल हैं टोटल। यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, और 2 से स्टार्ट होने के बाद ये हो रहे हैं 13, तो इसका मतलब टोटल 12 सवाल होंगे। तो हमारा ये जो सेक्शन बी होगा शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस का, ये 24 मार्क्स पे कंसिस्ट करता है, और हमें अटैम्प्ट करने हैं 12 में से कुछ 8 सवाल। इधर लिख भी देते हैं यहाँ पर कितने क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे टोटल क्वेश्चंस, तो टोटल क्वेश्चन मैंने आपको बताया 12 हैं, जिसमें से आपने अटैम्प्ट कितने करने हैं, इसमें से आपने अटैम्प्ट करने हैं कोई से 8। ठीक है जी। तो अगर मार्किंग करेंगे हम यहाँ पर, तो टोटल मार्क्स कैसे बनेंगे, टोटल मार्क्स ऐसे बनेंगे कि हमें 8 सवाल अटैम्प्ट करने हैं, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का है, तो ये हो जाएगा 3 8 24 मार्क्स। तो समझ लो जितने मार्क्स के एमसीक्यूज़ है ना, उससे डबल मार्क्स के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं 24 नंबर के। और इसी लिहाज से अब जो हमारे पास बनेगा सेक्शन सी, जो कि है डिस्क्रिप्टिव आंसर्स क्वेश्चन है ना। सेक्शन सी के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कर लो, यानी कि डिस्क्रिप्टिव आंसर्स क्वेश्चन। तो यहाँ पे डिवीजन कैसे की गई है, यहाँ पर डिवीजन ऐसे की गई है कि ये आ गया हमारे पास सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस हैं, और टोटल मार्क्स की भी 24 हैं। लेकिन है क्या, हमें 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने, और हर एक क्वेश्चन 6 नंबर का है। शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर के हैं, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो 6 नंबर का है। और आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सवाल दिए हुए हैं, और 6 में से हमें 4 अटैम्प्ट करने हैं, यानी कि चॉइस यहाँ पर भी मौजूद है। सेक्शन बी के अंदर 12 में से 8 करने हैं, और यहाँ पे सेक्शन सी में से कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 सवाल हैं, और 6 में से हमें 4 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास टोटल क्वेश्चंस कितने बन रहे हैं,
टोटल क्वेश्चन हमारे पास बन रहे हैं 6, जिसमें हमें अटैम्प्ट कितने करने हैं, यहाँ से हमें अटैम्प्ट करने हैं 4 सवाल। तो अगर टोटल मार्क्स को अरेंज करें तो टोटल मार्क्स कितने बनेंगे, यहाँ के टोटल मार्क्स होंगे, टोटल हमें 4 सवाल अटैम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स का है। सो ये हो जाएगा हर एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। टोटल मार्क्स हो जाएंगे, हमें 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, ठीक, हमें सॉरी हमें टोटल 4 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने और 6 नंबर का एक सवाल है, तो इस लिहाज से 6 4 24 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इस मरतबा की जो अरेंजमेंट है वो ये आपके सामने मैंने लिख भी दी है। सेक्शन ए के टोटल 12 नंबर हैं, सेक्शन बी के टोटल जो है वो 24 नंबर हैं और सेक्शन सी जो कि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है उसके भी 24 मार्क्स हैं। ठीक है जी। तो अब अपना टाइम आपने इसी लिहाज से अरेंज करना है, अपनी स्टडी भी इसी लिहाज से अरेंज करनी है कि जाहिर सी बात है एमसीक्यूज अगर मुझे 12 नंबर दे सकते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन उसके डबल मार्क्स दे रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी 24 दे रहा है और सेक्शन सी से भी हमें 24 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है जी। तो तैयारी से पहले इस पैटर्न को जहन में बिठा के रखो। अब आ जाओ क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस करवा लूँ। न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो अगर हम आते हैं सेक्शन बी के ऊपर, तो सेक्शन बी में ये आपको एक नज़र आ रहा है क्वेश्चन, चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल नहीं है, एज अ क्वेश्चन है, लेकिन चले इसकी डिटर्मिनेशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा और हमें सिर्फ जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनको काउंट करना है। 1.33 पहला जो पार्ट है वो है 1.33। पहले लिख देता हूँ, फिर एक साथ जो है वो रूल्स को डिस्कस कर लेंगे। फिर कितने हैं 0.0012, 0.0012, तीसरा क्वेश्चन 7.00, 7.00 और चौथा हो जाएगा हमारे पास 0.001, 00101। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब याद रखिए एक सिंपल सी लॉजिक, ज़ीरो के अलावा हर नंबर को तो काउंट किया जाता है सिग्निफिकेंट फिगर में, ये तो आपको मालूम रखना ही है। दूसरी बात ये कि ज़ीरो सिग्निफिकेंट कब हैं, जब या तो वो राइट साइड पर आ रहे हो नंबर के, डेसिमल लगा हुआ हो तो, ठीक है, और लेफ्ट साइड वाले जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। ठीक है, दरमियान में आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं 1 2 3 4 या 1 से लेकर 9 तक के नंबर के दरमियान में अगर जीरो आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं, और अगर डेसिमल लगा हो तो राइट साइड वाले सिग्निफिकेंट होते हैं, लेफ्ट साइड वाले कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। ऐसा सीधा सा रूल आप याद कर लो। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो 1 सिग्निफिकेंट है, क्योंकि रूल नंबर 1 ये कहता है कि 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर हैं जीरो के अलावा वो तो होते ही सिग्निफिकेंट हैं। ये 3 भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि 1 से लेकर 9 तक है, ये भी 3 सिग्निफिकेंट है क्योंकि 1 से लेकर 9 है। तो यहाँ पे अगर आप टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स देखोगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरीके से ये जो तीनों जीरोज आ रहे हैं ये वैल्यू के लेफ्ट साइड पर आ रहे हैं, वैल्यू के लेफ्ट साइड पे, पॉइंट के लेफ्ट पे नहीं कह रहा, वैल्यू के लेफ्ट पे। तो हमने डिस्कस किया था, लेक्चर भी अपलोडेड है, अगर आपने नहीं पता आपको ये रूल्स तो आप जो है वो ज़रूर जाके लेक्चर देखो, ताकि जो मैं बता रहा हूँ आपको वो आपको समझ में आ सके, क्योंकि वहाँ पे हमने रूल्स को ज़रा इन डेप्थ डिस्कस किया है। लेफ्ट साइड वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहाँ पे टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, यहाँ पर हो गए सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर। और कौन कौन सिग्निफिकेंट है, एक 1 सिग्निफिकेंट है और एक 2 सिग्निफिकेंट है। थर्ड पर आ जाए तो 7.00। अब देखो 7 तो सिग्निफिकेंट है क्योंकि वो नॉन ज़ीरो डिजिट है, और ये जो दोनों ज़ीरो हैं ये वैल्यू के राइट साइड पर आ रहे हैं। और याद रखिए राइट साइड वाले जीरोस तब सिग्निफिकेंट होते हैं जब डेसिमल लगा हो, जो कि आपको क्लियरली लिखा हुआ नज़र आ ही रहा है। इसका मतलब ये वाला ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट है और ये वाला ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब यहाँ पर हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है ना, टोटल यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और फिर अगर हम आते हैं चौथे सवाल पे, तो चौथा आ रहा है, ये जो तीनों जीरोज आ रहे हैं ये आपको नज़र आ रहा है वैल्यू के लेफ्ट साइड पर है, लेफ्ट साइड वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। 1 सिग्निफिकेंट है, 1 सिग्निफिकेंट है, और ये ज़ीरो क्योंकि ट्रैप्ड ज़ीरो है यानी कि 2 डिजिट्स के दरमियान में आ रहा है, तो ये वाला ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट होगा। इट मीन्स इसमें भी हो गए हमारे
3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है जी। सो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था। पहला ही क्वेश्चन के सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिफाइन करना है और डिटरमाइन करना है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3 नंबर का है, तो ये आधे आधे नंबर के होंगे, 2 मार्क्स का ये और 1 मार्क की डेफिनेशन होगी सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तीसरा सवाल जो है, राइट डाउन एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी वाले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, जाके देख सकते हो। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और अप्लाइड फोर्स और एक्सीलरेटेड एफ इजिकल टू एम ए ड्राइव करना है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क को डिफाइन करना है, मोमेंट ऑफ फोर्स को डिफाइन करना है। टॉर्क का फॉर्मूला, उसका यूनिट और फैक्टर्स सिर्फ जो है जिन पे वो डिपेंड करता है वो आपने बताने। शॉर्ट क्वेश्चन है ना, तो ओनली नेम लिखना है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। नंबर 6, टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर को डिफाइन करना है। राइट द फॉर्मूला टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन एंड फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस स्केल। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, देख लेना, वहाँ से आपको मिल जाएगा, लेक्चर से मिल जाएगा, नहीं तो नोट से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ वर्क। वर्क क्या है। ऑल्सो ड्राइव द इक्वेशन W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। छोटा सा फॉर्मूला है, उसको ड्राइव करना है। और अब हमारे पास आ रहा है न्यूमेरिकल, यानी कि अगर आप एक बात नोट करो, यहाँ पे मैंने आपको कहा था सेक्शन बी के अंदर टोटल 8 सवाल है, लिखा हुआ भी है ना इधर। और इन 8 में से 1 2 3 4 5 8 हमें अटेम्प्ट करने, टोटल 12 हैं। 1 2 3 4 5 6 जो है ये आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे और 6 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये 7 तक शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और उसके अलावा 6 जो है वो न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो इसका मतलब आपने भरपूर तैयारी करनी है, दोनों की ना, न्यूमेरिकल की भी तैयारी रखनी है और शॉर्ट क्वेश्चंस की भी तैयारी रखनी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सिखाता हूँ कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो न्यूमेरिकल है, इसी पेज पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डेटा बनाते हैं पढ़ के। सबसे पहले डेटा बनाएंगे तो लिखा हुआ है व्हाट इज द मास ऑफ सॉलिड आयरन रैकिंग बॉल। मास मालूम करना है आयरन की बॉल का, मास ऑफ आयरन बॉल, और मास को हम शो करते हैं m से। बेसिकली ये हमें फाइंड करना है। गिवन क्या है, उसका रेडियस गिवन है 18 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ आयरन बॉल, जो आयरन बॉल है उसका रेडियस गिवन है, रेडियस को r से शो करते हैं और वो है 18 सेंटीमीटर्स। इसके अलावा इफ़ द डेंसिटी ऑफ आयरन, आयरन की डेंसिटी है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गई डेंसिटी ऑफ आयरन, आयरन की डेंसिटी कितनी है। ठीक है, डेंसिटी को रॉ से शो करते हैं और वो गिवन है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बहुत ही आसान सी बात है, हमें मास कैलकुलेट करना है, डेंसिटी गिवन है और रेडियस भी गिवन है। सबसे पहली बात यह है कि अगर यहाँ पर फॉर्मूले को देखा जाए कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो बात हो रही है डेंसिटी की। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसी के साथ साथ एक और फॉर्मूला भी हमें मालूम होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का भी एक फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी कि 2 फॉर्मूले लग रहे हैं। v बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। 2 फॉर्मूले लग रहे हैं, पहला फॉर्मूला ये अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, सेकंड फॉर्मूला ये वाला अप्लाई हो रहा है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। जब आप फॉर्मूला पहचान जाओगे तब तो बस हमें इसको सॉल्व करना है, सिंपल। इसी के सोल्यूशन पर आते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूं डेंसिटी का, सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी, तो डेंसिटी की डेफिनेशन के मुताबिक डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब बेसिकली हमें तो मास मालूम करना है ना, तो मास को अलग कर लेते हैं। मास को अलग करेंगे तो m बराबर आ जाएगा रॉ इंटू वी के, रॉ को v से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा जी, रॉ की वैल्यू क्या है, रॉ की वैल्यू होती है 7.8 इंटू वॉल्यूम हमें मालूम करना है, तब जाके हमें मास मालूम हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पर हमारे सामने ये आई कि जब तक हम वॉल्यूम मालूम नहीं करेंगे तब तक कि हम मास मालूम नहीं कर सकते। तो अब हम मालूम करेंगे वॉल्यूम को। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मालूम करना चाहते हैं तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई r क्यूब। तो क्या आ गया,
4/3, पाई की वैल्यू 3.14 और आर का क्यूब मालूम करना पड़ेगा। आर का क्यूब यानी कि रेडियस का क्यूब। अब देखो रेडियस गिवन कितना था, रेडियस गिवन था 18 सेंटीमीटर के बराबर, तो ये हो जाएगा 18 का क्यूब मालूम करना पड़ेगा। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 डिवाइड बाई 3 ये होता है 1.33 इंटू 3.14 इंटू 18 का क्यूब मालूम करना पड़ेगा। 18 मल्टीप्लाई बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 18 वो आ जाता है क्यूब। ये होगा 5832 वॉल्यूम। ठीक है ना, जब तक मास नहीं आ सकता जब तक हम वॉल्यूम ना निकाल लें। सो फाइनली 1.33 इंटू 3.14 इंटू कितना बना 5832, ये बन गया हमारे पास वॉल्यूम 24,355.5 यानी 24,355 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। वॉल्यूम आया सेंटीमीटर क्यूब में। और फाइनली अब हम क्या करेंगे, अब हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन 1 में जो हमने डेंसिटी का फार्मूला देखा है। मास बराबर है 7.8 इंटू दिस वैल्यू 24,355.5। ठीक है जी, तो कितना बनेगा मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, ये हो जाएगा 7.8 से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 189,973.6। अगर कॉमा नहीं भी आ रहा हो तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो और ये आंसर आएगा हमारे पास ग्राम्स में। ठीक है जी, अब आंसर तो करेक्ट है, ग्राम्स के अंदर तो इतना ही आएगा, लेकिन एक बात है कि जो एसआई यूनिट है ना, एसआई यूनिट वो किलोग्राम है। तो बेहतर ये है कि हम अपने आंसर को कन्वर्ट कर लें इन केजी। देखो ये काम हम पहले भी कर सकते थे, हम डेंसिटी को कन्वर्ट कर लेते, ठीक है, और इसको भी सेंटीमीटर को मीटर में कर लेते हैं, आंसर आ जाता। लेकिन अगर ये सेंटीमीटर है और ये वाला जो यूनिट है वो भी सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बट डायरेक्टली आंसर आएगा ग्राम में और फाइनली हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए यही जो पूरा फैक्टर है 189,973.6, इसको डिवाइड कराएंगे हम 1000 से, और जैसे ही हम इसको डिवाइड कराएंगे 1000 से ताकि आंसर केजी में आ जाए तो वो आंसर आ जाएगा 189.9 किलोग्राम। तो उस ऑब्जेक्ट का जो मास होगा वो इतना बन जाएगा जो कि रिक्वायर्ड था। अगला सवाल देखते हैं, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। एक कार है, मूव कर रही है रोड पे और उसकी वेलोसिटी गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक्स अप्लाई होते हैं और वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है एट अ रेट 6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो उसकी डीसेलरेशन है वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फाइंड द डिस्टेंस इट विल कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रुकने से पहले कितना फासला तय कर लेगी वो कार, ये हमें मालूम करना है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करते हैं। पहले डेटा बनाएंगे फिर बाकी बातें देखते हैं क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या गिवन है। सबसे पहली बात हो रही थी एक कार की। अ कार मूविंग ऑन अ रोड विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। कार की इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम शो करते हैं वी आई से, ये बराबर है 30 मीटर पर सेकेंड के। When brakes are applied, its velocity decreases, velocity decrease होती है और deceleration given है हमें उसकी, deceleration given है, शो हम a से ही करते हैं लेकिन deceleration में माइनस का साइन लगाते हैं 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फाइनली वो कार जो है वो रुक जाती है, तो कार की जो फाइनल वेलोसिटी बनेगी वो फाइनल वेलोसिटी vf है और वो बराबर है 0 के, क्योंकि कार जो है वो फाइनली आ जाती है इन स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है जी, अब सवाल ये है कि डिस्टेंस मालूम करें, रुकने से पहले उसने कितना फासला तय कर लेना है वो हमें मालूम करना है। डिस्टेंस हमें फाइंड करना है और डिस्टेंस को हम शो करते हैं एस से। अब पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है उसको पढ़ के आपने ये पहचानना है कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व हो सकता है, ये आपने देखना है। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें टाइम है और वो हमें गिवन नहीं है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी टाइम है और वो गिवन नहीं है। इसका मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। 2as बराबर होता है vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। सेकेंड और फर्स्ट इक्वेशन की प्रॉब्लम ये थी कि टाइम होना ज़रूरी है, उस इक्वेशन में टाइम है और हमें जो है वो टाइम गिवन है नहीं।
तो ठीक है, यूज़ करते हैं इस इक्वेशन को अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हैं तो वो है 2as बराबर है वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। सो 2 ए की वैल्यू गिवन है -6, डिस्टेंस मालूम करना है। वी एफ का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर। तो 2 6 12, ये हो जाएगा 12s के बराबर। 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस अपनी जगह पर है, और हमें करना पड़ेगा 30 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर तो होता है 9 होता है, और 0 के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो सिर्फ 0 डबल हो जाते हैं। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करो, माइनस से माइनस कैंसिल, एस की वैल्यू अलग करोगे, ये हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 12। तो सीधा सीधा हमें क्या करना है, हमें 900 को डिवाइड करवाना है 12 से। 900 डिवाइड बाय 12 इट इज़ इक्वल टू 75, और क्योंकि डिस्टेंस है तो उसका SI यूनिट होता है मीटर। ठीक है जी, तो इंतहाई आसान सा सवाल, और सिर्फ हमें जो पहचानने में डिफ़िकल्टी हो सकती है वो ये है कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको यहाँ पर यूज़ करना है। तो बता रहा है डेटा ही के भाई टाइम नहीं है, तो इसका मतलब थर्ड इक्वेशन ही यूज़ हो सकती है। ओके जी, अगला सवाल देखें। अगला न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 10, और न्यूमेरिकल नंबर 10 में आ रहा है एक गार्डनर है जो कि लॉन मूवर को यूज़ कर रहा है, घास काटने वाली मशीन को यूज़ कर रहा है, और फोर्स अप्लाई करता है 80 न्यूटन, और उस लॉन मूवर के जो एंगल बन रहा है वो 40 डिग्रीज बन रहा है विद द ग्राउंड। तो दो बातें मालूम करनी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि एक्स कंपोनेंट एंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि वाई कंपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 10 बेसिकली होता ये है कि लॉन मूवर पे जो फोर्स अप्लाई की जाती है ना, घास काटने वाली मशीन अगर कहीं पर है तो उसका हैंडल ऐसे कहीं पे लगा होता है, तो फोर्स जो है ना ऐसे ही अप्लाई की जाती है, जबकि जो लॉन मूवर मशीन है वो चलती इस तरीके से, ठीक है ना, डिस्टेंस इस तरफ होता है उसका, और जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई होती है। तो बस सादा सवाल ये है कि अगर फोर्स अप्लाई हो रही है और कितने डिग्री पर, 40 डिग्री पे, तो बताइए कि एक्स कंपोनेंट कितना होगा और वाई कंपोनेंट कितना होगा। सबसे पहली बात, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, फोर्स की मिकदार कितनी गिवन है, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यानी कि F, और ये गिवन है 80 न्यूटन के बराबर। और कितना एंगल बन रहा है, एंगल को थीटा से शो करते हैं, और वो यहाँ पे गिवन है 40 डिग्रीज के बराबर, ये हो जाएगा 40 डिग्री। तो दो चीज़ें मालूम करनी है, पहला कौन सा कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम कहते हैं एक्स कंपोनेंट, और इसी तरीके से ये आ जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट को हम शो करते हैं FY से। ठीक है जी। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लाजमी तौर पे आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर तो अलाउ होता नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, पहले दोनों के फॉर्मूले लिख देते हैं। एक्स कंपोनेंट का और वाई कंपोनेंट का जो फॉर्मूला होता है कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस में, तो एक्स के लिए हमेशा कॉस थीटा को इस्तेमाल करते हैं, तो फॉर्मूला होता है एफ कॉस थीटा, और एफ वाई के लिए इस्तेमाल करते हैं साइन थीटा को, तो ये होता है एफ साइन थीटा। तो ये साइन थीटा या कॉस थीटा की जो वैल्यू है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से मालूम की जाती है। यही मैं कह रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है वो वहाँ पे अवेलेबल होगा, नहीं तो पेपर में वैल्यूज़ भी गिवन होती हैं अक्सर बेशतर। तो सबसे पहली बात, अगर एफ एक्स मालूम करना चाहते हैं, एफ एक्स कौन सा कंपोनेंट होता है, एफ एक्स होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मालूम करते हैं, एफ एक्स बराबर होता है एफ कॉस थीटा के, एफ है 80 और कॉस हमें किसका मालूम करना है, कॉस मालूम करना है 40 का। तो अगर आप कॉस 40 मालूम करते हो तो कॉस 40 बराबर आता है 0. ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से करोगे जाहिर सी बात है, 80 इंटू 0.766 के बराबर, और अगर हम 80 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.766 से तो बराबर आता है 61.28। और फोर्स की बात हो रही है तो एक्स कंपोनेंट न्यूटन में आएगा। ये हो गया हमारा पहला पार्ट, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाला। दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे जो होगा वर्टिकल कंपोनेंट वाला। वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि वाई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट के लिए फॉर्मूला बनता है एफ वाई इज इक्वल टू एफ
साइन थीटा, यानी कि 80 और साइन मालूम करना है 40 का। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आप जब साइन 40 निकालोगे तो आपको आंसर मिलेगा साइन 40 का 0.642। और फाइनली 80 को अगर मल्टीप्लाई कराते हैं 0.642 से तो ये बराबर आता है 51.36 न्यूटन के। तो ये आ गया इसका x कंपोनेंट और आ गया y कंपोनेंट। दो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, ये भी आ गया और ये भी आ गया। ठीक है जी, ये लिखा हुआ है 0.642। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू पुल अ स्प्रिंग टू अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर और स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है 15 न्यूटन पर मीटर। इस स्प्रिंग की बात हो रही है, हुक्स लॉ की बात हो रही है। आसान सा न्यूमेरिकल है हुक्स लॉ का, इतने आसान न्यूमेरिकल मिल जाए पेपर में तो क्या ही बात है। सवाल क्या है, रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है हाउ मच फोर्स। फोर्स आपको मालूम करनी है कि फोर्स कितनी है, फोर्स मालूम करनी है, ठीक है। और हमें एक्सटेंशन गिवन है कि स्प्रिंग को कितना खींचा गया है। एक्स से शो करते हैं एक्सटेंशन को, और वो है 30 सेंटीमीटर। डिस्टेंस भी कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, 30 सेंटीमीटर। और हमें फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है। स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट के जो है वो हमें गिवन है और वो है 15 न्यूटन पर मीटर। अब डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए, एक्सटेंशन मीटर में होनी चाहिए। डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए डिवाइड बाय 100 करते हैं, ये आ जाएगा 0.3 मीटर के बराबर। फॉर्मूला, स्प्रिंग की बात हो रही है, स्प्रिंग में मेजॉरिटी जब भी बात होगी तो आप याद रखिएगा हुक्स लॉ को हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके मुताबिक F बराबर होता है KX के। F इज इक्वल टू KX। तो बस इस फॉर्मूले को आपने सीधा सीधा यूज़ करना है और कुछ भी नहीं है, आसान है, जो मैं कह रहा हूँ ना न्यूमेरिकल। सो F इज इक्वल टू KX, जो कि बेसिकली कौन सा फॉर्मूला है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। अगर हम हुक्स लॉ को इस्तेमाल करते हैं तो K की वैल्यू को अलग करो, बल्कि हमें क्या मालूम करना है, हमें F ही तो मालूम करना है, कुछ भी अलग करने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यूज़ पुट करनी है। K बराबर है 15 इंटू डिस्प्लेसमेंट बराबर है 0.3 के, एक्सटेंशन बराबर है 0.3 के। सो 15 मल्टीप्लाई बाय 0.3 ये बराबर होता है 4.5। और क्योंकि बात हो रही है फोर्स की, तो फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है जी। सो ये हो गया एक और न्यूमेरिकल जो कि हुक्स लॉ से रिलेटेड था। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 ग्रेविटेशन से रिलेटेड है। डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करनी है ऑफ अट्रैक्शन। दो स्टूडेंट्स हैं, कोई हमजा और अहमद, इनके दरमियान में कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मालूम करनी है। और वो एक दूसरे से 50 मीटर के फासले पे खड़े हुए, इंतहाई दूर खड़े हुए, 50 मीटर अच्छा खासा होता है। द मास ऑफ हमजा इज 60 किलोग्राम, हमजा जो है वो 60 किलो का है और अहमद 70 किलो का है। तो और जी की वैल्यू गिवन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट गिवन है 6.63 10 रेज टू द पावर -11। ये -11 होगा, गलती से 11 प्रिंट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 डेटा फॉर्म करते हैं। इसके सोल्यूशन में एक्सपोनेंट वगैरह आएगा, थोड़ा सा अलग तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करनी है। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि F ही हमें मालूम करना है। उसके बाद क्या है, F मालूम करने के लिए हमें मास गिवन है। मास ऑफ दो थे ना, पहले वाले का क्या नाम है, हमजा, इसके मास को m1 कर देते हैं। हमजा का मास गिवन है और मास ऑफ अहमद, दूसरा स्टूडेंट जो है उसका नाम अहमद है, इसके मास को m2 कर देते हैं। तो एक का मास है 60, एक का मास है 70, 60 kg 70 kg। फिर यकीनन इनके दरमियान का डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए कि एक दूसरे से कितने फासले पर हैं। और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में डिस्टेंस को r से शो करते हैं। सो r बराबर आएगा कितना, 50 मीटर के, 50 मीटर के फासले पर है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट गिवन है, वैसे तो याद भी होना चाहिए, 6.673 10 रेज टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। जी की वैल्यू तो आप याद कर लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूला लिखें पहले न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 ओवर
आर स्क्वायर। सो कैपिटल जी तो इतना ही है 6.673 10 रेज टू दी पावर -11 इंटू मास है 60 इंटू 70 और डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर। अब देखो तरीक़ेकार ये है इसको सॉल्व करने का कि एक्सपोनेंट्स अलग करो और जो नंबर्स हैं उनको अलग करो। तो एक काम करते हैं ना, 6.673 अलग किया, 60 अलग करा, 70 अलग करा, डिवाइड बाय 50 का स्क्वायर। अगर हम 50 का स्क्वायर करते हैं तो ये बराबर आता है 2500 के। इनको अलग लिखा और 10 रेज टू दी पावर -11 को अलग से लिख दिया। बस नंबर सॉल्व करो और एक्सपोनेंट को ऐसे ही लिख दो, 6.673 इंटू 60 इंटू 70 और फिर डिवाइड बाय 2500, ये बराबर आएगा 11.2 के, 11.21 और 10 रेज टू दी पावर -11 न्यूटन। ठीक है जी। अब आप डेसिमल को शिफ्ट करके वैल्यू को चेंज करना चाहो वो एक अलग मामला है, लेकिन आंसर आ चुका है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका आंसर यही होगा। इन सबको सॉल्व करके 11.2 बना, ठीक है ना। जो हमने इनको मल्टीप्लाई करा 6.673 10 रेज टू दी पावर माइनस लगाना मत भूलना, 11 इंटू 60 इंटू 70 और फिर इस पूरी वैल्यू को हमने डिवाइड करा था 2500 से। तो ये हमारे पास बराबर आया था 11.21। ठीक है जी। 10 रेज टू दी पावर माइनस का 11 बनेगा। आखिरी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 13। एक कंटेनर है जो कि होल्ड कर रहा है 30 मीटर क्यूब ऑफ एयर। वॉल्यूम गिवन है एयर का और प्रेशर गिवन है 1,50,000। अगर वॉल्यूम को हमने चेंज कर दिया 10 मीटर क्यूब पे बाय डिक्रीजिंग द लोड, ठीक है, हमने क्या करा, हमने 10 मीटर क्यूब कर दिया और लोड को हमने क्या कर दिया, लोड को हमने कर दिया डिक्रीज। व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैस बिकम। अब गैस का प्रेशर कितना हो जाएगा। पहले वॉल्यूम जो है वो था 30 मीटर क्यूब और अब जो वॉल्यूम है वो हो गया है 10 मीटर क्यूब। अच्छा एक बात यहाँ पर है, वो कह रहा है डिक्रीजिंग द लोड, लेकिन डिक्रीज़ नहीं करा, इंक्रीज़ किया होगा। वॉल्यूम कम हुआ है, यकीनन जो है वो प्रेशर यहाँ पे जो है वो चेंज आएगा। तो वॉल्यूम जो है ना अब 10 मीटर क्यूब हो गया। पहले जो वॉल्यूम था वो 30 मीटर क्यूब था और अब जो वॉल्यूम है वो 10 मीटर क्यूब हो गया, यानी वॉल्यूम कम किया है हमने। ठीक है, तो न्यूमेरिकल नंबर 13 सॉल्व करते हैं। और जैसे उन्होंने बोल दिया ना टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, समझ लो बॉयल्स लॉ की बात हो रही है। तो पहले वाला इनिशियल प्रेशर गिवन होगा, इनिशियल वॉल्यूम गिवन होगा। तो सबसे पहले इनिशियल वॉल्यूम लिख लेते हैं। इनिशियल वॉल्यूम कितना है, इनिशियल वॉल्यूम है V1। कितना गिवन है, वॉल्यूम है 30 मीटर क्यूब, 30 मीटर क्यूब। ठीक है जी। और इनिशियल प्रेशर गिवन है, इनिशियल प्रेशर कितना है, प्रेशर है P1 और वो है 1,50,000 पास्कल के बराबर। अब यहाँ पर कह रहे हैं वॉल्यूम चेंज टू, वॉल्यूम को हमने 10 मीटर क्यूब कर दिया। अब फाइनल वॉल्यूम हमने कर दिया 10 मीटर क्यूब, V2 10 मीटर क्यूब। वॉल्यूम हमने कम कर दिया। तो अब बताइए फाइनल प्रेशर कितना होगा। यकीनन प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ये आ जाएगा P2 और वो हमें मालूम करना है। और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मैंने आपको बताया टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो आप फ़ौरन पहचान जाइए बात हो रही है बॉयल्स लॉ की। और बॉयल्स लॉ होता है P1 V1 हमेशा बराबर होता है P2 इंटू V2 के। और अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ के मुताबिक जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। P1 V1 हमेशा बराबर आता है P2 V2 के। सो P1 कितना है, P1 है 1,50,000 इंटू इनिशियल वॉल्यूम है 30। फाइनल प्रेशर हमें मालूम करना है और वॉल्यूम को हमने 10 कर दिया है। तो P2 बराबर आ जाएगा 1,50,000 इंटू 30 और डिवाइडेड बाय 10। ठीक है ना, 10 इधर जाके डिवाइड होगा P2 को अलग करने के लिए। सो इसका मतलब 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल और हमें सिर्फ 1,50,000 को मल्टीप्लाई कराना है 3 से। तो ये आ जाएगा 4,50,000। P2 बराबर आ जाएगा 4,50,000 पास्कल की। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब वॉल्यूम कम होता है तो इसका मतलब जो प्रेशर है वो बढ़ गया होगा। वॉल्यूम कम प्रेशर ज़्यादा,
ठीक है जी। तो बस ये क्वेश्चन के अंदर देख लेना, ये डिक्रीजिंग नहीं होना चाहिए, इंक्रीजिंग लोड होना चाहिए। अगर वॉल्यूम वाकई 30 से 10 हो गया तो ये थी आज की हमारी वीडियो अबाउट द सोल्यूशन ऑफ मॉडल पेपर्स फॉर 2023 क्लास 9 का फिजिक्स का आज हम लोगों ने सॉल्व करा है। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।